हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए साइंस का मस्ट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपके क्लास 10th की एग्ज़ाम के बहुत कम समय बच गई है दोस्तों, तो आप लोग ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे होंगे, आशा करते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो मस्ट वीवीआई प्रश्न है उसको हम दोस्तों नोट से गाइड से छाट करके लाए हैं दोस्तों। तो चलिए, आप सभी के लिए दोस्तों हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन क्या है दोस्तों। दोस्तों, कहा गया कि ओजोन आखिर होता है क्या। दोस्तों, इसका उत्तर देंगे हम लोग कि ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है दोस्तों, तो अपरूप है। क्या है? अपरूप है दोस्तों। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, अगर आपको पूछ देगा दोस्तों कि ओजोन जो होते हैं ना दोस्तों, वह कितने अणु ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, तो आप लोग बोलिएगा ओजोन जो होता है वह दोस्तों एक अणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ओजोन का अणुसूत्र होता है O3। क्या होता है दोस्तों? O3 होता है। ठीक है ना। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ओजोन जो है वह कहाँ पे पाया जाता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा दोस्तों? ओजोन बाहरी परत यानी वायुमंडल के बाहरी परत यानी बाहरी सतहों में पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। जो पराबैंगनी किरणें से हमें क्या करती है दोस्तों, तो रक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना। पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करती है कौन दोस्तों, तो ओजोन। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इतना हैवी कंटेंट लेकर आते हैं दोस्तों, बस सिर्फ आपके लिए। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, अपना दूसरा सवाल कह रहा है दोस्तों कि साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। दोस्तों, आकाश तो साफ होता है लेकिन नीला क्यों प्रतीत होता है दोस्तों, बहुत मस्ट भी यही प्रश्न है दोस्तों। आपके क्लास 10th के एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आंसर देखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश दोस्तों वायुमंडल से होकर गुजरता है। कहाँ से दोस्तों? वायुमंडल से होकर जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है ना दोस्तों, तो वायुमंडल में उपस्थित दोस्तों छोटे छोटे धूल कण जो होते हैं वह नीले रंग का होता है दोस्तों। कैसा होता है? नीले रंग का। क्या दोस्तों, नीले रंग का प्रकीर्णन दोस्तों सबसे अधिक होता है जब दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण होता है ना दोस्तों, जिसमें नीला रंग होता है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है, जिसके कारण से दोस्तों नीला रंग चारों ओर फैल जाता है। क्या होता है दोस्तों? नीला रंग का दोस्तों प्रकीर्णन ज़्यादा होने के कारण दोस्तों वह क्या करता है, सभी रंगों को मतलब कि नीला रंगों को दोस्तों फैला देता है। यही कारण है कि दोस्तों आकाश का रंग जो है सो नीला प्रतीत होता है। ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है अपना दोस्तों, वो देखते हैं। दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, और बोला गया है दोस्तों कोई 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछा गया है तो हम क्या बताएंगे दोस्तों कि वैसा ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कभी खत्म नहीं होता है, तो हम उसको क्या लिखेंगे दोस्तों कि वैसा ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों, और वो खत्म भी हो जाता है, अगर दोस्तों अगर वो खत्म भी हो जाता है तो वह फिर से बना लिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अगर नवीकरणीय ऊर्जा अगर खत्म भी हो जाता है ना दोस्तों, तो उसको क्या किया जाता है, फिर से बना लिया जाता है। उसे ही नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर पूछ देगा दोस्तों जैसे में, तो जैसे में दोस्तों सूर्य, सोलर सेल, पवन ऊर्जा, दोस्तों ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं और ये सभी कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछा गया दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं दोस्तों, तो जो कभी खत्म नहीं होता है और खत्म हो भी जाता है दोस्तों, तो उसको उत्पन्न कर लिया जाता है। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बारे में भी पूछ दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आखिर होता है क्या? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत हैं
जिसका भंडारण सीमित है। क्या दोस्तों? भंडारण सीमित है और वह आने वाले समय में दोस्तों दोस्तों खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय अगर खत्म भी हो जाता है दोस्तों तो उसको उत्पन्न कर दिया जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों? उसका प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा का प्राप्ति आने वाला समय में खत्म हो जाएगा दोस्तों, उसका उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे ही अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे में दोस्तों कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और प्राकृतिक गैस आदि, ठीक है ना दोस्तों? इन सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? दोस्तों सवाल है कि आखिर विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस ही क्यों भरा जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे गैस क्यों नहीं? दोस्तों हम लोग उत्तर देंगे, क्या देंगे दोस्तों? कि विद्युत बल्ब जो होता है दोस्तों, विद्युत बल्ब का क्या दोस्तों? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। विद्युत बल्ब का तार जो होता है ना, वह किसका बना होता है दोस्तों? तो टंगस्टन का बना होता है। यानी बल्ब जो होता है फिलामेंट का बना होता है, उसका तार टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। यदि विद्युत बल्ब के अंदर दोस्तों हवा भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए दोस्तों? हवा भर दिया जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित दोस्तों और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए दोस्तों। अगर दोस्तों किसी बल्ब में हम लोग हवा भर दें और उसके बाद किसी करंट को फ्लो करें बल्ब के अंदर दोस्तों, तो यह हवा जो होगा ना दोस्तों, यह हवा के ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होकर टूट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? जैसे ही हम विद्युत देंगे दोस्तों बल्ब में, तो वह क्या होगा दोस्तों? हवा में क्या होगा दोस्तों? हवा में क्या होगा? तो ऑक्सीकृत होकर दोस्तों टूट जाएगा। यदि विद्युत बल्ब के अंदर दोस्तों निष्क्रिय गैस भरते हैं दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों? टंगस्टन को न्यूनतम हानि पहुंचाता है दोस्तों। यानी टंगस्टन के तार को क्या करता है दोस्तों? न्यूनतम यानी कम हानि पहुंचाता है दोस्तों। इसी कारण है ना दोस्तों कि विद्युत के बल्ब में दोस्तों निष्क्रिय गैस ही भरा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अपना छठा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि एथेनॉल क्या है दोस्तों? एथेनॉल क्या है? इसका रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों बहुत मस्ट बी प्रश्न है। यह सभी सवाल दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं दोस्तों। दोस्तों कहा गया है कि एथेनॉल क्या है? दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा है। सबसे पहले कहेंगे दोस्तों कि एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों एथेनॉल जो होता है ना दोस्तों, वह कमरे के ताप पर दोस्तों कौन सी अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एथेनॉल को हम लोग अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसे पाने वाला अल्कोहल दोस्तों, सॉरी, इसे पीने वाला दोस्तों, यानी कि हम लोग जो जनरली जानते हैं दोस्तों कि लोग दारू शराब पीते हैं, उसमें भी दोस्तों अल्कोहल होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना दोस्तों? तो इसे पीने वाला अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों आगे, जब हम शक्कर, माल्टोज या फिर स्टार्च का किण्वन करते हैं दोस्तों, तो एथेनॉल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एथेनॉल बनता है दोस्तों। और एथेनॉल का रासायनिक नाम होता है दोस्तों C2H5OH होता है, ठीक है ना दोस्तों? क्या होता है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र दोस्तों? तो C2H5OH होता है, ठीक है ना दोस्तों? आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों 7वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को दोस्तों सब्सक्राइब करके शेयर नहीं किया तो दोस्तों फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अपना सवाल क्या है कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? दोस्तों एथेनिल, क्या दोस्तों? एथिनील को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? इसके बारे में पूछ दिया दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों क्यों कहा जाता है। दोस्तों उत्तर में लिखेंगे कि एथिलीन एक गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। दोस्तों एथिनील के बारे में बात किया जाए तो एथिनील एक गैस के रूप में पाए जाने वाला क्या है दोस्तों? तो हार्मोन है दोस्तों, जो दोस्तों पौधे के तने के अग्रभाग, यानी कि पौधे के तना पत्ता होता है ना दोस्तों, उसके अग्रभाग में यानी आगे वाला भाग में बनता है, ठीक है ना दोस्तों? और क्या दोस्तों विस्तृत होकर दोस्तों फलों को पकाने में दोस्तों सहायक करता है। इसलिए दोस्तों फल पकाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना? और एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी
कहा जाता है इसीलिए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 8वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि क्या दोस्तों मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों जाती है? दोस्तों कहा गया है कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? दोस्तों तो कहेंगे दोस्तों कि मधुमेह के रोगी में क्या दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि की कम सक्रिय के कारण दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होती है। इसलिए दोस्तों रक्त में शर्करा बढ़ता है, क्या बढ़ता है दोस्तों? शर्करा है जो बढ़ जाता है। अंततः इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी को दोस्तों रक्त की शर्करा को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना? यही कारण है दोस्तों कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है ना? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों कि आघात वधर्य तथा तन्य का अर्थ बताइए दोस्तों। क्या कहा गया दोस्तों? आघात व धैर्य तथा तन्य का अर्थ क्या होता है, ये बताने के लिए बोला है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादरें बनाई जाती हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किसी धातु को दोस्तों अगर हथौड़ा से पीटा जाए दोस्तों तो वह पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पतला चादर बन जाएगा दोस्तों। और धातुओं के दोस्तों जैसे में फॉर एग्जाम्पल लोहा को अगर हम लोग पीटते हैं दोस्तों तो वह पीटने से क्या होगा दोस्तों? पतला हो जाएगा, वह पतला चादर बन जाएगा। और धातुओं के दोस्तों इसी गुण को क्या कहते हैं? तो आघात वधैर्य कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं दोस्तों? आघात वधैर्य कहते हैं दोस्तों। तन्य किसे कहते हैं? तो तन्य के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि धातुओं के तन्य होने का अर्थ क्या होता है कि दोस्तों धातुओं को खींच कर तार बनाया जाता है। बनाया जाता है दोस्तों? तार बनाया जा सकता है। यानी कि आघात वधैर्य का काम क्या है और तन्य का काम क्या है, ये हम बता दिए दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 10वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि गैल्वनीकरण किसे कहते हैं? यह तो दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। क्लास 10th के बच्चों के लिए दोस्तों यह मस्ट भी यही प्रश्न है। चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों कहेंगे कि गैल्वनीकरण दोस्तों लोहे की बनी वस्तुओं को दोस्तों पिघले हुए जिंक में डुबो देने से या फिर विद्युत विधि द्वारा दोस्तों लोहे पर एक बारीक जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं? तो गैल्वनीकरण कहती है, ठीक है ना दोस्तों? तो गैल्वनीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो लोहे की बनी वस्तुओं को पिघले हुए जिंक में डुबो, ये दोस्तों लोहा का बना हुआ कोई वस्तु है जिसको दोस्तों जिंक में डुबो देने से दोस्तों या फिर विद्युत विद्युत विधि द्वारा दोस्तों लोहे पर एक क्या दोस्तों तो बारीक जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है दोस्तों। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गैल्वनीकरण कहते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों? एक्वा रजिया क्या होता है, विवरण दे। एक्वा रजिया को दोस्तों अम्लराज, अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों? जिसका अनुपात होता है 3:1 होता है, ठीक है ना? दोस्तों आपको बता दें कि एक्वा रजिया को अम्लराज भी कहा जाता है। और 3:1 के दोस्तों 3:1 में सांद्र हाइड्रोजन अम्ल यानी कि हाइड्रोजन अम्ल भी रहता है दोस्तों एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र यानी कम दोस्तों, सांद्र हाइड्रोजन अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है दोस्तों। बोला जाए दोस्तों तो हाइड्रोजन अम्ल जो होता है वह 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल दोस्तों 1 होता है, ठीक है ना? यानी 3:1 दोनों को मिला करके दोस्तों यह सोने को गला सकता है दोस्तों। सोने के ऊपर आप लोग देखे होंगे कि अगर सोना के ऊपर गंदा लग जाता है दोस्तों तो यही एक बार रस्सिया में डुबो दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों सोना चमचमाने लगता है और चमकने लगता है, ठीक है ना? तो किस में डुबो दिया जाता है दोस्तों? तो एक बार रसिया यानी अम्लराज में, ठीक है ना दोस्तों? तो क्या होता है ये दोनों से मिलकर बनता है दोस्तों, यानी कि बोला जाए तो दोस्तों तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों को मिला करके दोस्तों यानी कि 3:1 होता है ना दोस्तों, एक बार रजिया का अनुपात उसमें मिलाया जाता है दोस्तों
और मिलाने के बाद दोस्तों अगर सोना को निकाला जाता है तो वह चमचमाता हुआ निकलता है दोस्तों। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं हो सकती है। यानी कि आप सोचिए कि सिर्फ दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डुबो दिया जाए तो इतना हो जाएगा अच्छा, तो नहीं दोस्तों। यह दोनों को मिलाकर ही अच्छा बनाया जा सकता है, तभी दोस्तों अम्लराज एक्वारिजिया बन सकता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों कहा गया है प्रश्न की प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को लिखें। दोस्तों यह मस्ट बी प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, हर एक साल पूछे जाते हैं। एग्जाम के पैटर्न से देखा जाए दोस्तों तो MVBI है, यानी कि मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों? हम कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अगर पूछ दिया तो बताएंगे दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चिमकीली सतह से दोस्तों टकराकर पुनः अपनी दिशा में या फिर दोस्तों पुनः लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्तों? दो नियम होते हैं। अगर पूछ दिया जाए दोस्तों तो हम बताएंगे कि पहला नियम के अनुसार दोस्तों आपतन कोण होता है दोस्तों वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, ये किरण जो आ रही है दोस्तों किसी सतह पे वह आपतन कोण हुआ। यहाँ से दोस्तों एक किरण जा रहा है वो परावर्तन कोण हुआ। ठीक है ना दोस्तों? और बीच में बना हुआ जो चीज वो अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अभिलंब कहलाता है दोस्तों। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। आपतन कोण और अभिलंब के बीच में यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं दोस्तों। तो यह कोण दोस्तों और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में दोस्तों जो किरण बना वह परावर्तन कोण कहलाया है। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि ये जो कोण होगा ना दोस्तों वह ये कोण के बराबर होगा, यानी आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों? दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब दोस्तों तीनों एक ही तल में होगा। ठीक है ना? यानी कि यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण दोस्तों यह आपतन बिंदु दोस्तों जहां पर यह किरण आया ना उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? इस पर डाला गया लंब ये वाला दोस्तों जिसको अभिलंब कहते हैं, तीनों दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे एक ही तल में है। क्या दोस्तों? एक ही तल में है, यही दोस्तों इसका नियम होता है। ठीक है ना? यह डायग्राम के साथ अगर बनाते हैं दोस्तों तो आपको अच्छा खासा नंबर देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, सवाल है क्या कि हाइड्रो क्या दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या है। दोस्तों यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन आखिर क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि हाइड्रोकार्बन दोस्तों संपूर्ण पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं और नाम उदाहरण लिखिए। दोस्तों कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके उदाहरण भी लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हम लोग देंगे दोस्तों, ये हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दोस्तों आपसे पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं दोस्तों, तो हाइड्रो और कार्बन से मिलकर बने हुए दोस्तों, हाइड्रो को अलग कर दीजिए, कार्बन को अलग कर दीजिए दोस्तों, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को दोस्तों हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम लोग कहेंगे दोस्तों जिसमें कार्बन क्या दोस्तों जिसमें कार्बन परमाणु दोस्तों जिसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? इन्हें दोस्तों एल्केन भी कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र दोस्तों या फिर रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है ना? जैसे में मेथेन, ठीक है ना दोस्तों, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों चलिए देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जिसमें कार्बन दोस्तों जिसमें कार्बन की परमाणु के बीच दोस्तों द्विबंधन, ठीक है ना दोस्तों, एकल बंधन उसमें होता है इसमें तो हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना, सॉरी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोस्तों कितना होता है दोस्तों, द्विबंधन होता है। ठीक है ना, द्विबंधन या फिर
त्रिक बंधन हो तो उसे दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या के बीच दोस्तों द्विबंधन, कितने बंधन दोस्तों, द्विबंधन रहने पर दोस्तों हाइड्रोजन को एल्कीन कहते हैं दोस्तों। अगर एकल बंधन रहता है दोस्तों तो एल्कीन कहते हैं, द्विबंधन रहता है तो दोस्तों, अगर एक बंधन रहता है तो एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। और द्विबंधन का नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर एकल बंधन है दोस्तों तो उसे मेथेन कहेंगे, क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे। और द्विबंधन है दोस्तों तो एल्केन कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। एल्केन का सामान्य सूत्र भी होता है दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो CnH2n होता है। क्या होता है दोस्तों, CnH2n होता है, ठीक है ना। मेथेन का CnH2n+2 होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 14 नंबर सवाल कह रहा है अपना, क्या कह रहा है दोस्तों, कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के दो दो उपयोग को लिखिए। दोस्तों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के दो दो उपयोग के बारे में पूछा है दोस्तों, तो चलिए इसको सरल भाषा में दोस्तों हम लोग आंसर का, क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी कष्ट पीड़ा तकलीफ तो नहीं हुई होगी। दोस्तों आपको बता दें कि समतल दर्पण का दो निम्नलिखित उपयोग है, ठीक है ना दोस्तों। क्या क्या उपयोग हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला दोस्तों, पहला में उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए दोस्तों, कि उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, कि उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब क्या दोस्तों बनाने में किया जाता है। दोस्तों उत्तल दर्पण जो होता है ना, वह किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। दोस्तों ऐसे करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपसे हम वही सवाल पूछे हैं दोस्तों जो आपके क्लास 10 के सिलेबस से में हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आशा करते हैं कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण के दो उपयोग के बारे में जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अवतल दर्पण के दो उपयोग के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण के दो उपयोग हो गए हैं दोस्तों, अवतल दर्पण के भी दो उपयोग के बारे में जानते हैं। पहला दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों दाढ़ी बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों दाढ़ी बनाने में, क्योंकि दोस्तों वह प्रतिबिंब को कैसा बनाता है, यानी कि वस्तु को बड़ा दिखाता है। कैसा दिखाता है दोस्तों, बड़ा दिखाता है, ठीक है ना। और अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो दो उपयोग देख लिए हैं। चलिए दोस्तों अब समतल दर्पण के दो उपयोग के बारे में जानते हैं। दोस्तों समतल दर्पण के दो उपयोग जानते हैं दोस्तों। समतल दर्पण के उपयोग चेहरे को देखने में किया जाता है दोस्तों। जो हम लोग डेली फेस चेहरा देख करके फेयर लवली लगाते हैं दोस्तों, क्रीम लगाते हैं, उसी को समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। डेली जो हम लोग डेली लाइफ में चेहरा देखते हैं दोस्तों जिस दर्पण में, उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका उपयोग दोस्तों ड्रेसिंग टेबल में भी किया जाता है, ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग आईना के रूप में भी किया जाता है, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसका मिश्रण कैसे होता है। दोस्तों कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को दोस्तों जीवाश्म ईंधन कहते हैं। दोस्तों करोड़ों वर्षों पहले, समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत पहले दोस्तों, बहुत पहले तक ना दोस्तों पृथ्वी की सतह में दोस्तों गहरे दबे हुए, यानी कि पृथ्वी के बहुत अंदर दबे हुए दोस्तों पेड़ पौधे तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त, यानी कि उनसे प्राप्त दोस्तों जो ईंधन होता है ना, उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे में दोस्तों कह सकते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम को क्या है दोस्तों, तो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना। क्योंकि वह तो अंदर से रिसर्च करके निकाले गए थे, ठीक है ना, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यह सवाल वीवीआई प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सवाल क्या रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। दोस्तों अगर चैप्टर 4 पढ़ेंगे दोस्तों तो आप लोगों को विद्युत धारा से रूबरू तो होना पड़ा होगा दोस्तों।
तो आपको बता दें दोस्तों कि आवेशों के प्रवाह के दर को या फिर आवेशों के सतत प्रवाह के दर को दोस्तों विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है दोस्तों। एम्पियर को दोस्तों ए से सूचित करते हैं, क्या चीज़ से सूचित करते हैं दोस्तों? ए से सूचित करते हैं आई बराबर क्यू बटे टी, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अपना अगला सवाल क्या है कि स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर बताइए। दोस्तों बायोलॉजी के सवाल है दोस्तों, यह मस्ट बीवीआई सवाल है, आपके साइंस के एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों कि स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर क्या है दोस्तों। यह 5 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों। स्वपरागन में दोस्तों अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जब एक ही पुष्प के दोस्तों परागकण उसी पुष्प में दोस्तों वर्तिकाग्र पर पहुंचकर दोस्तों क्या करता है दोस्तों, तो इसे क्या करते हैं दोस्तों, पहुंचते हैं दोस्तों, उसे स्वपरागन कहते हैं दोस्तों। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दोस्तों वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं दोस्तों, तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपरागन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यह दोस्तों केवल उभयलिंगी पौधे जैसे में दोस्तों सूर्यमुखी, बालसम और हो सकता है दोस्तों पोर्चुलाका आदि इसमें पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों पर परागन में लिख सकते हैं आप कि एक पुष्प के क्या दोस्तों, एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर दोस्तों स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी कीट, पक्षी, चमगादड़, मनुष्य, वायु एवं जल द्वारा पहुंचाते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर सवाल कह रहा है कि समजात एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं। दोस्तों समजात अंग एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। समजात अंग में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, तो ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं दोस्तों, या फिर एक समान होते हुए भी उनके कार्य दोस्तों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे में दोस्तों हमारा हाथ जो हो गया दोस्तों और कुत्ते का अग्रपाद, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असमजात अंग के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण में दोस्तों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह एक दूसरे के कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं दोस्तों। लेकिन उनका कार्य जो होता है ना दोस्तों एक जैसा होता है, उनका काम जो होता है वह एक जैसे होता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, असमजात अंग कहते हैं। जैसे में तितली दोस्तों तथा पक्षी के पंख, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका दोस्तों 19 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत विभव और विभवांतर का परिभाषा लिखें। दोस्तों विद्युत विभव और क्या दोस्तों विभवांतर का परिभाषा बोला है लिखने के लिए, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत विभव और विभवांतर में कोई परिभाषा दीजिए तो घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान और ध्यानबद्ध तरीके से दोस्तों हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसको दिमाग में कैप्चर कर लीजिएगा दोस्तों। विद्युत विभव के बारे में पूछ दिया जाए तो विद्युत विभव या फिर विद्युत क्षेत्र के अंदर दोस्तों एकांक धन आवेश को अनंत से दोस्तों एक बिंदु तक लाने में दोस्तों जो कार्य किया जाता है ना दोस्तों, उसे विद्युत विभव कहते हैं दोस्तों। आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को दोस्तों अनंत से दोस्तों एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। अगर विद्युत विभवांतर पूछते हैं दोस्तों तो आपको क्या बताना है दोस्तों, बताइएगा कि प्रति एकांक धन आवेश को एक बिंदु से लेकर दोस्तों दूसरे बिंदु तक ले जाने में दोस्तों किए गए कार्य को क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं या फिर विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। विद्युत विभवांतर कहते हैं दोस्तों। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है दोस्तों। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि वोल्ट का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों, या फिर ऐसे पूछ देगा दोस्तों विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है, तो वोल्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, वोल्ट होगा। और वोल्ट को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो भी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर 4 से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों क्वेश्चन है कि धातु के भौतिक गुण को लिखिए। दोस्तों धातु के भौतिक गुण के बारे में बोला गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। दोस्तों धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। ये बात आप लोगों को पता होगा दोस्तों। दोस्तों धातु के भौतिक गुण दोस्तों निम्नलिखित है। धातु के परमाणु के दोस्तों बाहरी कक्ष में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि धातु के धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक, दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे दोस्तों कि धातु का विद्युत क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। दोस्तों धातु का विद्युत कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है ना दोस्तों। धातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। दोस्तों धातु कैसा होता है, तो आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है दोस्तों। चौथा लिखेंगे हम लोग कि धातु के द्रवनांक एवं कथनांक उच्च होता है। क्या होता है दोस्तों, धातु का क्या दोस्तों, द्रवनांक एवं कथनांक उच्च होता है दोस्तों। धातु के एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में दोस्तों एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है ना। जैसे में हीरा देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। हीरा क्या होता है दोस्तों, तो हीरा बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। ठीक है ना, जिसे दोस्तों धातुए चुम्बक कहते हैं। ठीक है ना। पासवान लिख सकते हैं दोस्तों। छठा लिख सकते हैं कि धातु ऊष्मा एवं दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों धातु जो होता है ना वह बोल सकते हैं दोस्तों ऊष्मा का विद्युत सुचालक होता है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हीरा जो होता है वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है दोस्तों। उससे करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है ना। जैसे बोल दिया जाए दोस्तों कि अपवाद में एक आ जाता है दोस्तों कुंत ग्रेफाइट। ठीक है ना दोस्तों, जिसमें भी करंट होता है। लेकिन बोल दिया जाए दोस्तों कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है दोस्तों, तो एजी होता है, जो कि चांदी, जिसका संकेत क्या है दोस्तों, एजी। ठीक है ना। चांदी का संकेत एजी है, यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे दोस्तों एक शानदार क्लास लेकर के दोस्तों, जो आपकी क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इस सेशन को अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए दोस्तों, क्योंकि वह भी इस वीडियो को देख ले। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।